नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आज जानेंगे कहां हुई बारिश, कहां कैसा रहेगा मौसम, वायु गुणवत्ता का क्या रहेगा हाल। इन सभी चीजों की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बड़ी खबर में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। बड़ी खबर में उत्तराखंड से सबसे पहले बड़ी खबर है, इक्का दुक्का इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही असम की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल की। केरल में इक्का दुक्का इलाकों में मूसलाधार बरसात का अनुमान लगाया गया है। तो बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे, मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे। गिने चुने हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश। इसके साथ ही अगर हम बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ के अंदर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार जताए गए हैं। बड़ी खबर के बाद बात करते हैं मौसम अलर्ट की। किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कौन से राज्य के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए और कौन से शहर के लिए आपको नजर बना के रखनी है और कौन से राज्यों को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, उसके बारे में हम मौसम अलर्ट में जानते हैं। आप मेरे पीछे भारत का एक नक्शा देख रहे हैं जिसमें अलग अलग रंग से अलग अलग शहरों को दर्शाया गया है। चलिए नजर डालते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं, तो यहां पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार की बात करें तो यहां पर बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहां पर तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ विदर्भ की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखने को मिल सकती है, तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है। यहां पर भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। साथ ही साथ गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी आपको नजर बना के रखनी है। साथ ही अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के अनुमान है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे जहां पर हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर नजर डालते हैं जहां पर कई जगह बरसात होने के अनुमान है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अगर नजर डालें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ आपको सबसे ज्यादा तो नजर बना के रखनी है, सबसे ज्यादा जो बरसात होगी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर जगह बरसात होने का अनुमान है। आप पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालते हैं जहां पर मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर अनेक जगह बरसात होने के अनुमान है। झारखंड और ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। चलिए अब अंडमान और निकोबार और साथ ही साथ केरल की बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। तो दक्षिण भारत में यह हाल है। मैदानी इलाकों पर नजर डालिए, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने के अनुमान है। साथ ही पूर्वी राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात होने के अनुमान यहां पर लगाए गए हैं। साथ ही मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अनेक जगह बरसात देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मौसम की चाल, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश देखने को मिली है। तो लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो भारत के इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटों में बारिश देखने को मिली है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था। इसके साथ ही अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें या उड़ीसा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर भी बारिश देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार की बात करें, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और साथ ही साथ लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक की बात करें तो इन राज्यों में भी, यानी दक्षिण भारत के इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मैदानी इलाकों पर नजर डालते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ,
मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन जगहों पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है और मैदानी इलाकों में भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, मौसम खबर में तमाम जानकारी आपके साथ और भी साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान कहां पर क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान में हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में नजर डालें तो यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में अगर हम बात करें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहां पर जो अधिकतम तापमान रहा है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पूर्वी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र की स्थिति। यहां पर अधिकतम जो तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से थी। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर नजर डालें तो यहां पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज किया गया, जो कि अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की तो लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बिहार और ओडिशा पे अगर नजर डालते हैं तो यहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें देश में सबसे कम न्यूनतम तापमान की तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्ज किया गया, जो कि 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए नजर डाल लेते हैं। तो देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या कुछ रही वो हमने आपको दर्शाया।
यहाँ पर एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहिए मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई और वहां का गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में अलग अलग राज्यों के में गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया गया है, जो कि थोड़े खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। लखनऊ की अगर हम बात करें, यहां पर गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया है, संतोषजनक स्थिति की इसकी हवा दर्ज की गई है। पटना की हम बात करें तो गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में यहां पर इसकी हवा दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर पुणे की बात करें तो पुणे में गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें और बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया गया है। हैदराबाद के बाद बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया है। यहाँ की भी जो हवा है वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही मुंबई की अगर बात करें, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया है। यहाँ की भी हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद अहमदाबाद की बात करें, यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया। यहाँ की भी हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन अच्छी खासी यहां पर धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आने वाले 4 दिनों में रहेगा। इसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से कुछ मौसम रहेगा। राजधानी की दिल्ली की अगर बात करते हैं, राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार 2 दिन बारिश होने के आसार जताए गए हैं। सोमवार और मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में राजधानी दिल्ली में रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रह सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यहां पर भी चारों दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में प्रयागराज में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहां पर 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो दार्जिलिंग में 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर नागालैंड के कोहिमा की अगर हम बात करें तो कोहिमा में भी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी कि चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान कोहिमा में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पर नजर डालते हैं। यहां पर भी रविवार,
शनिवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शनिवार को 25 डिग्री सेल्सियस और रविवार, सोमवार, मंगलवार इन तीनों दिन 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। केरल की बात करते हैं। केरल के कन्नूर में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो केरल के कन्नूर में न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में या 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रह सकता है। तो केरल के कन्नूर अगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान रह सकता है। साथ ही साथ न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान चारों ही दिन यहां पर 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में चारों दिन बारिश होगी और साथ ही साथ अधिकतम न्यूनतम तापमान इस तरह से रहेगा। गोवा के पणजी की बात करें तो शनिवार को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार इन तीनों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन यहां पर 31 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिकतम रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान गोवा के पणजी में आने वाले चारों दिनों में देखा जा सकता है। तो गोवा के पणजी अगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम रहेगा। राजस्थान के जोधपुर पर नजर डालें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहां पर कड़ी धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान राजस्थान के जोधपुर में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान राजस्थान के जोधपुर में आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। ये तो हुई तापमान की बात। आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही बात करेंगे खेती किसानी के बारे में। तो खेती किसानी में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान इस समय बुआई और रोपाई कर सकते हैं। इसके संदर्भ में किसानों की उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों को लेकर क्या विशेष राय है, आइए नजर डालते हैं। हरियाणा में गाजर की बुआई कर लें। गाजर के खेतों में निराई और गुड़ाई करें। गाजर के खेत से खरपतवार भी निकालें। किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। प्याज के खेत से घास फूस निकाल लें। प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यही कपास के खेतों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की भी रोपाई करें। यही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर लें। इस समय मूंगफली में कीट लगने की भी आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान भाइयों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की सलाह क्या है, और हमारी कोशिश रहती है कि हर बार अलग अलग राज्यों को लेकर, अलग अलग फसलों को लेकर क्या कुछ कृषि विशेषज्ञों की सलाह रहती है उसको आपसे साझा करें। और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आपको खेती किसानी के अंदर काफ़ी आसानी भी होती है। फसलों का ध्यान किस प्रकार से रखें इसमें भी काफ़ी आपको मदद मिल रही होगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी गाजर की फसल है। गाजर मुख्य रूप से काफ़ी सब्जियों में गिना जाता है और गाजर की सब्जी काफ़ी पसंद भी की जाती है। गाजर में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं और उत्तर भारत में इसकी खेती ज़्यादा तौर से की जाती है। ज़्यादातर अगर गाजर की किसानी की अगर हम बात करें या खेती की बात करें तो जहां जल जमाव होता है ऐसे एरिया में या ऐसे क्षेत्रों में गाजर की खेती करने के लिए कृषि विशेषज्ञ सलाह नहीं देते हैं। लेकिन गाजर की खेती को लेकर और क्या विशेष है, कृषि विशेषज्ञ की क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं।
गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो देखा आपने गाजर को लेकर क्या सलाह दी गई है। गाजर की खेती करने वाले अगर किसान इच्छुक हैं तो उसको क्या कुछ ध्यान रखना है, कैसी मिट्टी लेनी है, किस तरह से सिंचाई करनी है और किस तरह से उनको खरपतवार से बचाना है और क्या कुछ यहाँ पर स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो मौसम खबर में हमारी कोशिश रहती है कि आपके हितों को दिखाया जाए, किस तरह से किसान भाई उन सभी चीज़ों को फॉलो करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ भी ले सकते हैं। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियाँ उम्मीद करते हैं कि आपके काम आ रही होंगी और मौसम खबर को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर आप सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं, यानी कि डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई तमाम जानकारियां कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियां पसंद आ रही होंगी और आपके मदद भी कर रही होंगी। फिलहाल आज के इस मौसम खबर में मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। को किसानों के नाम कर दिया है, यानी मिलेट्स श्री अन्न के नाम। मोटे अनाज उगाइए और तंदुरुस्त रहिए। मोटा अनाज में रोग व्याधि कम लगता है। बात हॉर्टिकल्चर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर करना है। एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो। किसानों की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने के लिए बिहार लेकर आए हैं। जितना भी फैसिलिटी है मोदी के नाम से सब कुछ मिल गया। हम लोग घर घर भी पहुंचते हैं और एक किसान पाठशाला भी करते हैं। बिहार की धरती से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। जब हम हमारे स्टूडेंट्स को आगे जाते हुए देखते हैं एक खुशी मिलती है अंदर से। भारत सरकार के द्वारा लिया गया है मेक इन इंडिया। भारत में वो ताकत है कि चाहे जितने भी इंजीनियर्स आ जाएं कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत अच्छा काम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कॉन्क्रीट साइंस है जिसको आप महसूस कर सकते हो। आगामी जो इंजीनियर्स हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए? When you leave this planet, see your contribution, what contribution you have done in making this planet better. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। नारी वही है लेकिन सोच नई है। ओ तोड़ी की लग दी डीडी किसान चैनल का स्वागत है लुधियाना में। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मेरी जर्नी गुलाब के पत्तियों से शुरू हुई है। मैंने गुलाब के पत्तियों के ऊपर जैम बनाया है, पूरे फ्रेश फ्लावर्स के साथ बनाया है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रिटिश राज ने भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, मगर इतिहास में आयुर्वेद के ज्ञान ने भारत को बहुत सामर्थ्य दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक महत्वपूर्ण बुनियाद का काम भी किया। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानिए श्री अनीश के साथ। देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान का अगला एपिसोड वन अर्थ वन हेल्थ इस शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो डांस नंबर्स जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। फोटो में हाय, फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई। बीट्स पर थिरकते वो गाने जिनके बिना हमारा हर सेलिब्रेशन अधूरा है। डांस को नई परिभाषा देने वाले बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट डांस नंबर्स और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 10 सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वंदे मातरम। सत्याग्रह वो क्या होता है? जहाँ पे कोई हिंसा नहीं होगी। वैकुंठ शुक्ला, चलो टाइम हो गया। टाइम? किस चीज का टाइम? अरे ये अंग्रेजों लोग को कूटने का टाइम। स्वराज में देखिए वैकुंठ शुक्ल की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये जो चरखा आप देख रहे हैं ये ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ सिरकी भरने की है जो अभी तक कंटिन्यूड है। कोई 15 या 16 प्रोसेसेस जो है ये कपड़े बुनने में आते हैं। डिज़ाइन का ग्राफ बनता है, पत्ता कटता है और फिर उस पत्ते को टांगा जाता है और फिर कहीं जाके वो बुनकर जो है उस साड़ी को बुनता है। बनारसी बुनकर जो है उसकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की